नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है दरख्तों के पत्ते और माहवारी। ये कहानी पाकिस्तान की राइटर डॉक्टर ताहिरा काज़मी की है, जो उर्दू की प्रख्यात लेखिका होने के साथ साथ एक सफल गायनोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर उन समस्याओं पर कहानियां लिखी हैं जिन पर हम खुलकर बात नहीं करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन कहानियों की तमाम घटनाएं सच्ची हैं। सुनिए और समाज का नंगा चेहरा देखिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, हम आभारी होंगे। तो कहानी सुनिए, दरख्तों के पत्ते और माहवारी। घर में चारों तरफ अजीब सी बू थी, जैसे कोई मुर्दा चूहा किसी अलमारी के पीछे पड़ा हो या कोई मरी हुई छिपकली सोफे के नीचे। कभी ऐसे लगता कि किचन के सिंक में गोश्त को धोते हुए नीचे पाइप में कुछ फंस गया है जो चारों तरफ बू फैला रहा है, लेकिन बू का कहीं सुराग नहीं मिलता था। जो कभी गंदे मोजों से उठने वाली बदबू जैसी महसूस होती और कभी कई दिन के रखे बासी सालन जैसी। हर थोड़ी देर बाद बू का एक झोंका आता और सर में एक टीस सी उठती। हम फिर से बेचैन हो जाते। कैसी बू है ये, कहाँ से आ रही है, सफाई की कहाँ कमी रह गई है। सारे नौकर हमारे इन सवालों का जवाब देने से असमर्थ थे। सोफे अपनी जगहों से खिसका दिए गए, पलंगों के नीचे झांक लिया गया, कचरे के डब्बे खाली कर दिए गए, किचन की अलमारियों से सामान बाहर ढेर कर दिया गया, टॉयलेट में फिनाइल भर भर के फेंका गया, बिस्तर की चादरें बदलवा दी गयी, धुले हुए कपड़े फिर से धोबी के पास भेज दिए गए, तमाम नलों में गर्म पानी डाला गया, फ्रिज खाली कर दिया गया, जूते धूप में रखे गए, छिपकली के लिए स्प्रे किया गया, चूहों के लिए ट्रैप मंगवाया गया, बच्चों के पैम्पर पहले से भी जल्दी बदलवाने का कहा गया। सब कुछ हुआ, लेकिन इस बू ने हमारा पीछा ना छोड़ा। हम पागल होने वाले थे या हो चुके थे। कभी वो बू नजदीक आ जाती, कभी दूर चली जाती, कभी घर के एक कोने में तेज हो जाती, कभी दूसरे में, अभी यहाँ कुछ देर बाद वहाँ। पहेली किसी तरह हल ना हुई। बाजी, एक बात कहूँ? मासी हनीफा, जो 2 दिन से हमारी परेशानी की गवाह थी, हमारे करीब आकर बोली। कहो। मेरा ख्याल है कि बू का ताल्लुक उस नई लड़की से है जिसे आपने शहरी बेटी के लिए रखा है। हनीफा कुछ दिन पहले ही तो आई है और मैंने उसे नहाने धोने और कपड़े बदलने की सारी हिदायतें दी हैं। जी ठीक कहती हैं आप, लेकिन मुझे महसूस हुआ है। तुम्हें ये शक कैसे हुआ? जी, वो जब भी किचन की तरफ आती है बू महसूस होती है, फिर जब वो चली जाती है तो बू भी गायब हो जाती है। जहाँ से गुजरती है वहाँ बू महसूस होती है। अच्छा चलो फिर पूछो उसी से। वो गर्मी के दिन थे। हमारी छोटी बेटी की आया अपनी वालदा की बीमारी की वजह से इमरजेंसी रुखसत पर जा चुकी थी। अब हॉस्पिटल से छुट्टी तो नहीं ली जा सकती थी, इसलिए अस्थायी बंदोबस्त करने के लिए कुओं में बांस डलवा दिए। आखिर अस्पताल के चौकीदार ने किसी दूर दराज के देहात से एक 20-22 साल लड़की के बारे में बताया, जो आयागिरी का तजर्बा तो नहीं रखती मगर जरूरतमंद है। जरूरतमंद तो हम भी थे, सो हामी भर ली। दुबली पतली, डरी सहमी, झुकी हुई नजरें, चेहरे और जिस्म पर गरीबी और गुर्बती के प्रमुख लक्षण। ये थी शेरी की नई आया रजिया। लगता था कि शहर आने का पहला मौका है। हर चीज हैरान नजरों से देखती, हर बात बौखला जाती, कुछ भी कहने से पहले हिचकिचाती। खैर, हमने उसे बेसिक बातें समझाई, बच्ची के कामकाज से अवगत किया और बताया कि हालांकि ये घर अजनबी है और हम भी, लेकिन हम दोनों कोशिश करेंगे कि कोई मुश्किल ना हो। अब मासी हनीफा जो बात हमें बता रही थी, उसने हमें कुछ परेशान कर दिया था, लेकिन हम मासी को बहुत बरसों के तजुर्बे के बाद जानते थे कि वो गहरी नजर रखती है। वैसे तो उसकी जिम्मेदारी घर के और काम थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारी सलाहकार भी बन जाया करती थी। उफ बाजी, क्या बताऊं, गजब हो गया। उफ, इतनी गंदी, सारा घर नापाक कर दिया। यही थी बू की वजह। हनीफा गाल पीटती हुई आ रही थी। कुछ बताओ तो। हम बौखला उठे थे। बाजी, मैंने आपको मना किया था, दूर दराज देहात की लड़की ना बुलाए। उन्हें क्या पता होता है, जो खुद को नहीं संभाल सकती वो बच्ची को क्या संभालेगी। हनीफा, बात क्या है आखिर? उसे पिछले 2 दिन से माहवारी आई हुई है। तो माहवारी का बू से क्या ताल्लुक? बाजी, माहवारी के लिए उसने कुछ बंदोबस्त नहीं किया हुआ, बस शलवार में ही खून सूखे जा रहा है। हो सकता है इधर उधर बूंदें भी गिरी हों। और माहवारी में वो बाथरूम में पानी भी नहीं इस्तेमाल करती कि शरीर में हवा दाखिल हो जाएगी। सो पिछले 2 दिन से यूं ही बैठी है, कमरे में हर तरफ बू फैली है। उफ भगवान, हमें उबकाई आ गई। 20वीं सदी की दुनिया और औरत अभी तक जंगलों और गारों के जमाने में। हनीफा प्लीज उसे पैड इस्तेमाल करना सिखा दो और नहलवा धुलवा के कपड़े बदलवा दो, और उसके बाद बैटमैन के साथ मिलके सारे गद्दे धुलवा के बाहर धूप में डलवा दो। बिस्तर की चादरें धोबी के पास भेज दो और घर भी धो दो।
शाम ढले हनीफा घर जा चुकी थी। घर में सफाई की मुहिम कामयाबी से खत्म होने के बाद बू आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, लेकिन हमारा अफसोस जाने का नाम नहीं लेता था। सोचा रजिया को बुलाकर कुछ बात ही कर लें। रजिया नहा धो के काफी बेहतर लग रही थी, चेहरे पर परेशानी भी कुछ कम थी। इधर उधर की बातों के बाद हमने उससे कहा, देखो रजिया, हम डॉक्टर हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तुम घबराना नहीं और ठीक ठीक बताना, ये तुम्हारी सेहत का सवाल है। तुम्हें माहवारी किस उम्र में आई? जी, जब मैं छोटी थी, अभी थोड़ा सा कद बढ़ा था कि माहवारी आ गई। फिर किसने उसके बारे में बताया? अम्मा ने जी। अच्छा, उसके लिए क्या यूज करती थी? उसने सर झुका लिया। शर्माओ नहीं, बताओ। जी अम्मा शलवार के अंदर बहुत से पत्ते रख देती थी और उनको एक धज्जी से कस के कमर में बांध देती थी। पत्ते? ये दरख्तों के पत्ते? तुम्हारा मतलब है हरे पत्ते? हमें यकीन नहीं आ रहा था। जी, उसने हाँ में सर हिलाया। लेकिन पत्ते क्यों? कोई कपड़ा या रुई क्यों नहीं? कपड़ा? वो कहाँ से आता जी? पुराने लिबास जो बोसीदा होकर फटने लगते हैं। हमारे यहाँ तो जी 2 जोड़े होते हैं और हर औरत के पास एक उतारती है, दूसरा पहनती है। उनमें से एक जब फट जाता है तब दूसरा बनता है। वो चिथड़ों जैसा लिबास क्या कर सकता है और कितनी देर कर सकता है? 1 महीना। फिर उसके बाद? और रुई कहाँ से खरीदें? अम्मा कहती है कि पेट में रोटी डालने की फिक्र करें या माहवारी का झंझट देखें। हमारा दिल डूबता जा रहा था ऐसे गहरे पानियों में जिनकी तह में ना जाने क्या कुछ रखा था हमारे लिए। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब माहवारी आई? जी, मुझे शर्म आ रही थी। मैंने पत्ते ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके घर दरख्त ही नहीं है कोई। हमें बेख्तियार रोना आ गया उस लड़की की बेबसी पे जो 20वीं सदी को हमारे साथ देख रही थी, लेकिन हमारे जैसी नहीं थी। वो तो आदिम युग की बासी थी जब जिंदगी महज पेट की भूख का नाम थी। सुनो बेटा रजिया, पत्ते वगैरह भूल जाओ, हम तुम्हें पैड देंगे। बस तुम्हारा काम यह है कि पानी से अपने आप को अच्छी तरह धोना है। जब भी फरागत के लिए गुस्लखाने जाओ, रोजाना नहाना भी है। बाजी, एक बात बताऊं? हाँ हाँ जरूर, कहो। ये जो आपने पहनने को दिया है ना, ये बहुत अच्छा है। मुझे गीलेपन की चिपचिपाहट भी नहीं है और खुजली भी नहीं हो रही। वो पत्ते बहुत चुभते थे और माहवारी के बाद गंदा पानी भी आना शुरू हो जाता था। वो कुछ घंटों में ही आसान जिंदगी का फर्क जान चुकी थी। हमारा दिल थमा, कुछ लम्हे धड़कना भूल गया और फिर तेज तेज भागने लगा। हम शहरों के बासी साइंस की तरक्की के साए में जागरूकता और शहरी सुविधाओं के बीच जिंदगी गुजारने वाले क्या ये अनुमान लगा सकते हैं? सिंध के गोठों, गिलगित बाल्टिस्तान के सुदूर गांव के बंजर पहाड़ों, कबायली इलाकों की घुटी हुई फिजाओं और पंजाब के दूर दराज गाँव में रहने वाली महिलाएं इस मूल जरूरत से कैसे निपटती होंगी? माहवारी का जिस्म से निकलना दूसरी जरूरी चीजों जैसा ही है, जैसे पेशाब या पाखाना। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस माहाना मुश्किल से औरत कैसे निपटती होगी? स्कूल का सिलेबस तरतीब देते हुए, पंचवर्षीय विकास योजनाएं बनाते हुए और राष्ट्र में जागरूकता फैलाने की प्रतिबद्धता करते हुए, क्या कभी किसी ने सोचा है कि जिन इलाकों में गुर्बत और नादारी चारों तरफ पर फैलाए बैठी है, वहाँ जीवन का अंकुर अपने जिस्म में रखने वाली औरत के लिए भी कुछ होना चाहिए। सरकारी तौर पर पैड्स की सहूलत और उसके संबंधित जागरूकता। 70 साला सफर में कुछ % औरतों को छोड़ के बदला तो आज भी कुछ भी नहीं। और हमें इल्म है कि इन खुशकिस्मत औरतों पर पुरुषात्मक समाज मेहरबान नहीं हुआ। और हमें मालूम है कि इन खुशकिस्मत औरतों पर समाज मेहरबान नहीं हुआ। आगही की ये शमा कुछ बाशऊर लोगों के हाथों में रोशन हुई है। ज़्यादा लोगों पर ज़िंदगी इतनी मेहरबान नहीं रही, क्योंकि औरतों के मसाइल को समझना प्राथमिकताओं में शामिल ही नहीं। लेकिन हम बेख्तियार सोचते हैं कि हमसाये मुल्क इंडिया में भी तो हमारे जैसे लोग बसते हैं। गुर्बत और नादारी भी हम जैसी है, समाजी दबाव भी कम नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो पैडमैन नाम की फिल्म बनाकर औरत की समस्या बयान कर सकते हैं, तो हम यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं? हम अपने प्रॉब्लम को किसी कोने में छुपाकर कब तक सब अच्छा का राग लाते रहेंगे? जिंदगी को अपने वजूद से रवां दवा रखने वाली की अपनी जिंदगी किस कदर बेचारगी, बेजा शर्म, समाजी दबाव और पाबंदियों का शिकार है। ऐसे अस्तित्व से फूटने वाला जीवन का अंकुर समाज के अस्तित्व में कितना उपयोगी हो सकता है? सोचिए, जरा सोचिए।